विराम, मोहम्मद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट का पॉइंट क्या था, याद है? सर रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन सर, वो वाला डेरिवेशन था। तो वहां पे ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम हम लोगों ने यूज किया था, रिमेंबर? यस सर। और जब भी ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो वहां पे सरफेस टेंशन के कंडीशन क्या होंगे? ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम था, सर एक ओपन सोप रेक्टेंगुलर फिल्म बनेगी ना सर? सर हाँ, सो फिल्म पी क्यू था, मतलब वहां पे जो सरफेस लेयर क्रिएट हुआ था वो पी क्यू था, यस एंड सर। एट दैट टाइम इट शुड बी स्टार्टेड टू कमिंग आउट। सो उस जगह पे इसका एक न्यू पॉइंट क्रिएट होता है, दैट पॉइंट शुड बी p dash q dash. It means there is two layer. It means which is representing the two surface tension in open rectangular frame. Yes or no? Where yes we sir. had the formula of surface tension, F is equal to 2TL. याद रखना, जब भी ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी तो वहां पे सरफेस टेंशन 2 होंगे। याद रहेगा ये बात? यस सर। मतलब न्यूमेरिकल में ये कंडीशन दिया जाता है, यहाँ पर आपको पहचान के लिखना होगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट बता सकते हो क्या है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट? कभी नाम सुना है? अंकुश, ओमकार, मोहम्मद? सर कौन सी चीज का कांटेक्ट सर? एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे कौन सी चीज में एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा? कौन सा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सर फ्लूइड, फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर चल रहा है ना? तो फ्लूइड में हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटेंसेस में कौन कौन सा लिया था? लिक्विड एंड एयर। बट हम लोग जब सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों सब्सटेंसेस यूज कर लेते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस। तो लिक्विड और एयर का एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ये बात याद रखना, क्योंकि विजिबल ही नहीं होता। तो विजिबल क्या होता है? सर लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड का जो कांटेक्ट है, अगर कभी आप लोगों ने मेजर किया होगा तो लेक साइड में, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेक है, कोई रिवर है, और उसके साइड में कोई भी ट्री रहता है, तो ट्री का जो इल्यूजन होता है वो वाटर के अंदर दिखाई देता है इस तरीके से। यस और नो? कभी आपने देखा हो, इस तरीके से मेजर किया है? जो भी ट्री साइड में बनी हुई है, रिम पे बना हुआ है, उसका इल्यूजन, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पानी में थोड़ा सा बेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देता है। अगर मैं इसे मिड में, अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मिड में रखें, पानी के सरफेस के ऊपर रखें, तो जो भी उसका रिफ्लेक्शन होता है हमेशा इस तरीके से ही दिखाई देता है। कभी मेजर किया है आपने? आप लोगों में से किसी एक ने भी? नो वन ऑफ यू गाइस? मोहम्मद, नो सर। अंकुश? नो सर, नो। इतना याद रखना, जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट कब बनता है? जब सॉलिड, कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड के सरफेस से कांटेक्ट होता है तो उसका जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरीके से बेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देता है। तो जो भी हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, दैट एंगल शुड बी मेजर्ड इनसाइड द सरफेस। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? यस सर। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो भी वहां पर सेकेंड इमेज बन रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, तो उसका जो एंगल होता है नॉर्मल एंगल से काफी बेंड होता है।
समझे? उसका जो एंगल होता है नॉर्मल एंगल से बेंड होता है, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अगर इसको स्टेटमेंट वाइज लिखने जाए सो उसका स्टेटमेंट होगा व्हेन अ लिक्विड इज कांटेक्ट विद अ सॉलिड द एंगल बिटवीन टेंजेंट drawn to the free surface of the liquid and the surface of solid at the point of contact measured inside the liquid। देखो अगर स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जब भी हम लोग कोई भी सॉलिड मटेरियल वाटर के सरफेस पे थ्रो करते हैं तो ये मटेरियल हमेशा टेंजेंट ऑर्डर में आता है। याद रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल जो है लिक्विड सरफेस से टेंजेंट होता है। ये पॉइंट जरा याद रखने सब लोग। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पार्टिकल है सरफेस से टेंजेंट होता है और जैसे ही ये सरफेस पे अपना कांटेक्ट बनाता है तो ये पानी में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा मतलब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्रिएट करता है और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग इनसाइड द लिक्विड मेजर करते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट्स थे, याद रखना है। अब अगर इनको कैरेक्टराइज हम लोग करें सो दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर। याद रखना एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है लिक्विड और सॉलिड के पेयर के बीच में। दूसरा द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। आगे हम लोग केसेस में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं लिक्विड के जिसमें अलग अलग कांटेक्ट एंगल के बनते हैं। अब वो अलग अलग टाइप क्या होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा और जीरो होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप के लिक्विड में एक्यूट होता है, कौन से टाइप के लिक्विड में ऑब्ट्यूज होगा और कौन से टाइप के लिक्विड में जीरो होगा। थर्ड इसका कैरेक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम विच एग्जिस्ट अबव द फ्री लिक्विड सरफेस। याद रखना ये मीडियम पे डिपेंडेंट होगा। फोर्थ में द एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस ड्यू टू इम्प्यूरिटी और टेम्परेचर। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारी इम्प्यूरिटीज की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा। इस पे भी हम लोग पॉइंट में थोड़ा क्लियरिटी लेके आएंगे आगे के टॉपिक में। सॉरी वॉइस ब्रेक हो क्या रहा है? सबको ब्रेक हो रहा है? नो सर। नो सर। नो अभिषेक थोड़ा नेटवर्क में आ मुझे ऐसा लग रहा है ओके ओके। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट लिख लो जरा। पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट का स्टेटमेंट लिख लो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में होगा और नहीं होगा तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। स्टेटमेंट गाइस याद रखना है आप लोगों को। When a liquid is contact with a solid, याद रखना ये सबसे पहला मेन पॉइंट है। When a liquid is contact with a solid, the angle between tangent drawn to the free surface of the liquid। याद रखना जब भी सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे। अगर इसको हम लोग स्टार्टिंग से मेजर करें तो इस तरीके से होगा ये। मतलब जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो वो इस तरीके से टेंजेंट बना देता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट। जब भी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाएगा तो समझ जाना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मतलब नॉर्मल पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन पे जो सॉलिड है वो लिक्विड सरफेस से टेंजेंट होता है और यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरेट होगा उसको हम लोग लिक्विड के अंदर से मेजर करते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है जहाँ पर याद रखने वाली दो चीजें हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जब भी बनता है तो सॉलिड का जो पेयर है लिक्विड से हमेशा टेंजेंट ड्रॉ कर देता है और हमेशा एंगल जो मेजर होता है वो लिक्विड के अंदर से होता है। दूसरा इनके कैरेक्टराइज पॉइंट है। कैरेक्टराइज पॉइंट आप लोग लिख लो, ये शायद नहीं मिले आपको टेक्स्ट बुक में। सबसे पहला पॉइंट है द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होगा लिक्विड सॉलिड पेयर में। रिपीट करो ना। The angle of contact is constant for a given liquid solid pair। याद रखना गाइस ये जो चारों कैरेक्टराइजेशन है इस पे कभी कभी एमसीक्यूज भी आता है। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए।
The angle of contact is constant for a given liquid solid pair. Next point है, the value of angle of contact depends upon nature of liquid and solid in contact. The value of angle of contact depends upon nature of liquid and solid in contact. Guys, ये सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करके रखना, क्योंकि आगे जब हम लोग केसेस करेंगे तो सेकंड पॉइंट आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कैसे पॉइंट में एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरेट होता है. So nature of liquid and नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट. थर्ड पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. It depends upon the medium which exists above the. It depends upon the medium which exists above the free liquid surface. Which exists above the free surface of liquid. और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस ड्यू टू impurity or temperature. The angle of contact changes due to impurity or temperature. याद रखना दो टाइप की impurities होती है, soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities से surface tension increase होता है, surface tension increase होता है मतलब angle of contact भी increase होता है. Insoluble impurities just like a soap, lubricant, dust जो वाटर में completely dissolve नहीं होते हैं या फिर partially dissolve होते हैं, तो वो जो डस्ट मटेरियल सरफेस पे आ जाता है वाटर के, जिससे एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरेट ही नहीं हो पाता, या फिर बोल सकते हो कि लेयर नहीं बन पाता, तो जिसकी वजह से सरफेस टेंशन नहीं क्रिएट होता है. सरफेस टेंशन नहीं बन रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी प्रॉपर नहीं होता है. दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है. टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे आप वाटर को बॉईल करोगे तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो अगेन ब्रेक हो जाता है. याद रखना, जैसे हम लोग वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं तो नीचे से जो बबल आता है वो सरफेस पे जम जाता है, तो बबल की वजह से वहां पे लेयर क्रिएट नहीं हो पाता, लेयर नहीं बनता मतलब वहां पे सरफेस टेंशन नहीं जनरेट हो रहा है, सरफेस टेंशन नहीं मतलब वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्रिएट नहीं हो पा रहा है. ये फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, याद रखना. दो टाइप की इम्प्योरिटीज है, याद रहेगा पॉइंट. मोहम्मद, यस सर. अंकुश, yes. अभिषेक, आवाज आ रही है या नहीं आपको? अभिषेक, यस सर आ रही है अभी. ओके गाइस, ये पूरा फॉर्मेट एंगल ऑफ कांटेक्ट का था. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. याद रखना, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपके कैरेक्टराइजेशन का जो सेकंड पॉइंट है उसी को हम लोग डीपली समझने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले लिख लो, एक्सप्लेन. क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन व्हाई द फ्री सरफेस ऑफ सम लिक्विड, explain why the free surface of some liquid in contact with a solid is not horizontal. Sir, एक बार repeat I करना repeat the question. Explain why the free surface of some liquid in contact with a solid is not horizontal. सर फ्री Is not. सरफेस के बाद Varun is you. सर अभिषेक. अभिषेक, वापस वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? Explain why the free surface of some liquid in contact
with a solid is not horizontal. Is not horizontal. लिखे? Yes, sir. और लिखकर दूसरा क्वेश्चन लिखो। और याद रखना गाइस, ये जो क्वेश्चन मैं डबल ट्रिपल लिखाता हूँ ना, ये क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। ये क्वेश्चन ही चेंज करके पूछा जाता है एग्जाम में और वहां पे ब्लर हो जाते हो। तो ये बात याद रखना, खाली आंसर ही नहीं पढ़ते रह जाना, क्वेश्चन भी देख लेना कि क्वेश्चंस के फ्लक्चुएशंस क्या क्या हैं। और लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। Explain the formation of concave and convex surface of liquid on the basis of molecular forces. On the basis of molecular forces. On the basis of molecular forces. याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को ये सेकंड में ही मिलेगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्टैंडर्ड डायग्राम देखना होगा कि ये स्टैंडर्डली कितने टाइप के फोर्स इस चैप्टर में जनरेट होते हैं, और उन पर्टिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग 3 केसेस जनरेट होंगे जो डिपेंडेंट होंगे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, where we having the different type of angle of contact as well. तो जो सबसे पहला है यहाँ पे डायग्राम जो स्टैंडर्ड है, जहां पर हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में इफेक्टिव टाइप के फोर्सेस कितने क्रिएट हो रहे हैं। So let's see, ये सबसे पहला डायग्राम है हमारा। Here we having our liquid molecule A. Now here we having a cohesive force. Here we having an adhesive force. और ये हमारा एयर। That is our solid. Liquid. डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके। अब गाइस याद रखना कि यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि कितने टाइप के इफेक्टिव फोर्सेस इस चैप्टर में एक्चुअली जनरेट हो रहे हैं, मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट में या फिर सरफेस टेंशन में कितने टाइप के इफेक्टिव फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, थ्योरेटिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि आप लोग इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट होगा गाइस, वी नीड टू कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल ए। याद रखना, यहाँ पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। सो कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल ए which is kept on the surface of liquid which is having contact with the solid. So that molecule A which is making the partially contact between the solid, liquid and air. I repeat the sentence again. Here we need to consider the liquid molecule A which kept on the surface of liquid, and that surface of liquid which is having a contact with this solid. So that molecule A which is making a partially contact between the solid, liquid and air. पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. मतलब क्या लिया हुआ यहाँ पे, एक लिक्विड मॉलिक्यूल लिया है, लिक्विड मॉलिक्यूल को लिक्विड के सरफेस पे रखे हैं हम लोगों ने,
अब ये जो लिक्विड का जो कंटेनर था वो किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड के साथ। तो जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल रखूंगा तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो पार्शियली कांटेक्ट बनाएगा सॉलिड के साथ भी, लिक्विड के साथ भी, एयर के साथ भी। आई होप आप लोगों को ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, यस सर दिखाई दे रहा है। ये मॉलिक्यूल ए में यहाँ पे बना देता हूँ ए, ठीक है। तो ये जो हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल है ये पार्शियली तीनों के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो अब गाइस ये अगर पार्शियली तीनों के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो लिक्विड एक बार सॉलिड के साथ में कांटेक्ट है, लिक्विड एक बार लिक्विड के साथ कांटेक्ट है, और लिक्विड एक बार एयर के साथ कांटेक्ट में है। मतलब कुछ फोर्सेस तो आपके दिमाग में आ गए होंगे। अगर मेरे लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा तो ये कांटेक्ट जो बने हैं यहाँ पे फोर्सेस के नाम क्लिक हो चुके होंगे, यस और नो? यस सर। कौन से फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं? Sir, forces between liquid and liquid molecule and liquid and solid molecule, cohesion and adhesion. वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोग ऐड करोगे, सबसे पहला पॉइंट वो लिख देना है, सेकंड पॉइंट में लिखना है दैट मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग 4 फोर्सेस। मतलब ये जो मॉलिक्यूल ए है ये 4 टाइप के फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाला है। इज दैट क्लियर? दैट मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग 4 फोर्सेस। मतलब ये 4 फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाला है। सबसे पहला फोर्स होगा दैट एडिहेसिव फोर्स, net adhesive forces exerted by the molecule of the solid। मतलब जो एडिहेसिव फोर्स है वो कहां पे एक्सर्ट हो रहा है? वो सॉलिड में। याद रहेगा पॉइंट? दैट मॉलिक्यूल सॉरी नेट एडिहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड। अब अगर उसको समझना है तो उसको समझने के लिए आप लोग पॉइंट्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देते हैं P और यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ Q, P एंड Q। So that net adhesive force exerted by the molecule of the solid AP, याद रखना पॉइंट है वो AP। मतलब जब भी सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तो जो एडिहेसिव फोर्स जनरेट होता है वो सॉलिड के अंदर जनरेट होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। I repeat, first force, net adhesive force exerted by the molecule of the solid AP, पॉइंट है वहां पे। सेकेंड होगा नेट कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड AQ। मतलब जो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जनरेट हुआ है वो लिक्विड के अंदर जनरेट हुआ है। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। net adhesive force which is exerted inside the solid, net cohesive force which is exerted inside the liquid। पहले 2 पॉइंट क्लियर हैं क्या सबको? Yes sir। अब गाइस यहाँ पे जो थर्ड हमारा फोर्स जनरेट होगा और थर्ड फोर्स इज द एडिहेसिव फोर्स। एयर के साथ कांटेक्ट में है वो, मतलब लिक्विड और एयर का कांटेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट नेट एडिहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एयर as the number of molecule air molecule in sphere of influence of molecule A is very small, hence resultant adhesive force between air and liquid is neglected। सुना आप लोगों ने ये वाला पॉइंट? Yes sir। मतलब यहाँ पर जो एयर इन्फ्लुएंसेस है लिक्विड में कुछ नहीं है। एयर इन्फ्लुएंसेस क्या हो जाता है? निगलेक्ट हो जाता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग सही तरीके से अपने ओन वर्ड में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो दैट एडिहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड एयर it get neglected just because that air molecule which is the less heavy as compared to liquid molecule। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस आप लोग अपने ओन वर्ड में भी इसको लिख सकते हो। ये अपना थर्ड पॉइंट होगा that adhesive force between the air and liquid it get neglected just because that air molecule is very small। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो that air influences get neglected just because it is a less heavy as compared to liquid molecule।
तो यहाँ पे जो थर्ड एडिहेसिव फोर्स था, मतलब जो थर्ड फोर्स जनरेट हुआ था, वो निग्लेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो फोर्थ होगा वो हमारा कॉमन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज आल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज आल्सो गेट नेग्लेक्टेड। मतलब ये जो मॉलिक्यूल ए है काफी स्मॉल मॉलिक्यूल था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा वो भी काफी ज्यादा स्मॉल होगा, दैट्स व्हाई इट गेट नेग्लेक्टेड। चारों फोर्सेस क्लियर हुए क्या सबको? Yes, sir. चारों फोर्सेस क्लियर हुए क्या? आई रिपीट एवरीवन, मैं सारे फोर्सेस के बारे में वापस बता देता हूँ। दैट मॉलिक्यूल ए, सबसे पहला आपको स्टार्टिंग में लिखना है, कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल ए which is kept on the surface of liquid, and that liquid surface which is having a contact with the solid. So that molecule A which is making a partially contact between the solid, liquid and air. Molecule A which is resolving the four types of forces. First, net adhesive force which is exert inside the solid, that's a A and P. After that, second point में लिखोगे net cohesive force which is exert inside the liquid, that's a point the A and Q. Third, that net adhesive force between the air and liquid, but that molecule A is very small and that air influences get neglected. क्यों neglect हो रहा है? Just because that air molecule which is a less heavy as compared to liquid molecule, जिसकी वजह से उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में लिखोगे that gravitational force is equal to the weight of the molecule, it is also a small and therefore it get neglected. वो मतलब यहाँ, डायग्राम में सी क्या है? हाँ, लिक्विड के अंदर सी क्या है वो नाम डायग्राम बताओ में? अपना पहले, नाम सर बताओ अभिषेक। पहले आप। अभिषेक। अभिषेक, आप सच में लेक्चर सुन रहे हो? यस सर। क्या था? सॉलिड और लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होता है? सर एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। और लिक्विड के बीच में? लिक्विड और नेट लिक्विड के बीच में? कोहेसिव फोर्स। नेट कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स को किससे डिनोट कर सकते हैं? जी से। हम्म, कोहेसिव फोर्स को सर एपी हाँ, से। अभिषेक ठीक होना। कोहेसिव फोर्स को एफ सी से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, और एडहेसिव फोर्स को एफ ए से। तो कोहेसिव फोर्स का पॉइंट है ए क्यू और एडहेसिव फोर्स का पॉइंट है ए पी। सुना आपने? यस सर, कोहेसिव फोर्स को एफसी से और एडहेसिव फोर्स को एफए से। okay. याद रखो भाई, इतने छोटे से डिनोटिंग पॉइंट आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो यार है सर। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो गाइस यहाँ पर ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड एंड कोहेसिव फोर्स। इज दैट क्लियर? इस डायग्राम के नीचे लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। Behavior of the molecules depends upon two forces, adhesive force and cohesive force. क्योंकि दो टाइप के फोर्सेस तो निगलेक्ट हो चुके हैं। कौन से दो टाइप के फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स निगलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्स बना है लिक्विड और एयर के बीच में, वो भी निकल गया है। सो इफेक्टिव फोर्सेस यहाँ पर खाली दो ही है। सो दैट बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिपेंड on two forces, adhesive force and cohesive force. डायग्राम बना लो सब लोग, डायग्राम बना लो।
डायग्राम बना रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes. sir. गाइस थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसे समझना, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। समझ के लिखोगे तो अच्छी तरीके से लिख पाओगे। अभिषेक, आवाज आ रही है ना अभिषेक? यस सर, आ रही है। Done? Okay. Others? Shall we move? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पर हम लोगों को इफेक्टिव फोर्सेस मिल चुके हुए हैं, मतलब मॉलिक्यूल में दो टाइप के इफेक्टिव फोर्सेस हैं, एडिहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड एंड द कोहेसिव फोर्स। तो गाइस अब ये तीन टाइप के केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ केसेस ओवर हियर। अब ये जो तीन टाइप के केसेस हैं इसका नाम जरा ध्यान से सुनो। केस वन में इन केस ऑफ वन ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड, केस वन में that liquid which partially wet the solid, in case 2 that liquid which does not wet the solid, and in case 3 that liquid which completely wets the solid। ये तीन टाइप के केसेस हैं। सबसे पहला केस liquid partially wet the solid, सेकंड में liquid does not wet the solid, थर्ड में liquid completely wets the solid। तीनों केसेस सुने आप लोगों ने? Yes, sir. कौन कौन से केसेस हैं? So liquid partially wet the solid, liquid does not wet the solid, and a liquid completely wet the solid. राइट। तो यहाँ पे ऐसे कौन से तीन टाइप के लिक्विड हैं जो कभी सॉलिड को पार्शियली वेट कर रहे हैं, कभी वेट ही नहीं कर रहे हैं, और कभी कंप्लीटली वेट कर रहे हैं? मतलब तीन टाइप के लिक्विड है ना यहाँ पे। ऐसे कोई लिक्विड का नाम बताओ जो सॉलिड को खाली पार्शियली वेट करे। Anyone of you guys? Let me know the name of liquid which partially wet the solid. सर मर्क्यूरी। क्या बोल रहे हैं? कुछ दूसरा? कैरोसिन पता है आप लोगों को? Yes, sir. कैरोसिन पता है? Yes, sir. कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये कभी भी किसी भी सॉलिड को पार्शियली वेट करता है, कंप्लीटली वेट नहीं करता है। याद रहेगा सबको? समझ में आया? ये ऐसे टाइप के लिक्विड है, कैरोसिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये ऐसे टाइप के लिक्विड है जो किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो उन्हें पार्शियली वेट करेगा, कंप्लीटली वेट नहीं करेगा। बात याद रखना। सेकंड, व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, क्या होगा? Sir, oil. नहीं, ऑयल नहीं। मोहम्मद, महालक्ष्मी, ऐसे किसी लिक्विड का नाम बताओ जो सॉलिड को वेट करता ही नहीं। So mercury. मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी इज राइट वन। मर्क्यूरी जब भी किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो उसे वेट नहीं करता, बिकॉज जो मर्क्यूरी है दैट्स अ लिक्विड मेटल। ओके, आफ्टर दैट थर्ड वन, थर्ड क्या था? थर्ड केस क्या था?
सर completely wet. Completely wet. एक काम करो, एक बकेट पानी उठाओ और खुद के ऊपर डाल लो, चेक करो कंप्लीटली वेट होते हो या नहीं। सर वैसे तो फिर पेट्रोल डालेंगे तो भी कम्प्लीटली वेट होंगे, केरोसिन से भी वेट होंगे पूरे। अरे नहीं भाई, कभी आपने एक्चुअल मेजर किया क्या? नहीं सर। कभी पेट्रोल को एक्चुअली अपने अपने हाथ में रखा है क्या? सर बॉटल पेट्रोल में कुछ रखा है। पेट्रोल कुछ देर के बाद आपके हाथ से गायब हो जाएगा, अल्कोहल कुछ देर के बाद आपके हाथ से गायब हो जाएगा, हल्का सा वेटनेस छोड़ देगा बस। केरोसिन कभी टच कर, Sir, क्यों सर? अब ये आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, ये लिक्विड के टाइप्स हैं। अब इसमें क्यों का क्या आंसर जानना चाहती हूँ महालक्ष्मी आप? सर महालक्ष्मी, मतलब पानी क्यों सूखता नहीं है और पेट्रोल क्यों सूख जाता है? डिपेंड, उनकी जो डेंसिटी लेवल है उस पर डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है। क्या वो प्योर वाटर है क्या जो कंप्लीटली वेट करेगा? केरोसिन प्योर वाटर है क्या? Impurity water है। मर्क्यूरी क्यों वेट नहीं कर रहा है, ये भी पूछ लो। हाँ महालक्ष्मी, दिस ऑल आर टाइप ऑफ लिक्विड ना, हमारे अर्थ में ऐसे टाइप के लिक्विड है, that's why it is partially wet, either it does not wet, either it should be completely wet. These all are type of liquid. अब अगर आप मैंगोज में बहुत सारी वेराइटीज देखोगे और पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, क्या आंसर मिलेगा? बहुत सारे टाइप के ह्यूमन बीइंग है, हर बंदा अलग अलग है। कभी क्वेश्चन नहीं किया महालक्ष्मी? सर कुछ वैलिड क्वेश्चन पूछो। हाँ ओके सर। मतलब यहाँ पर याद रखना कि हमारे पास हमारे अर्थ पे ऐसे टाइप के लिक्विड प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो मतलब इस तरीके से बिहेवियर रख रहे हैं। याद है मैंने आप लोगों को कैरेक्टराइजेशन में बोला था, सेकंड पॉइंट हाईलाइट करके रखो। क्या था सेकंड पॉइंट? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। मतलब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये अलग अलग लिक्विड पे डिपेंडेंट है। सॉलिड तो सारे एक ही जैसे हैं, टफ, लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहला केस 1 लिखो, और केस 1 के नीचे लिखो, इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। हाँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, Yes. पता चला क्यों अलग अलग है? हाँ सर। नेचुरल है, ये नेचुरल है, ठीक है। अब केस 1 लिखो, इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लो केरोसिन। ब्रैकेट में लिख लो केरोसिन। Here we are having our first case. In first case, everyone,
डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम दिखाई दे Yes, रहा है? sir. Yes, sir. ओके गाइस, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसा फर्स्ट केस है वैसा ही सेकंड है, और उसी के लगभग आसपास थर्ड केस भी है। तो एक भी केस अगर ध्यान से सुन लिया तो सारे केसेस याद हो जाएंगे। सबसे पहले केस में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इन दैट केस दैट लिक्विड विच इज पार्शियली वेट द सॉलिड। तो आप लोगों ने हेडिंग ऑलरेडी लिख लिया है, एग्जांपल है केरोसिन। अब इसे याद कैसे रखोगे आपको? दैट रिजल्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या वो पहले से अपने इनिशियल स्टेज से ज्यादा हैवी होता है क्या? फॉर एग्जांपल अपने पास एक चौक है, ड्राई चौक। जब मैं अगर उसे वाटर में थोड़ा सा ऐड करूं, उसमें थोड़ा सा वाटर में ऐड करूं, तो क्या लगता है वो अपने इनिशियल कंडीशन से हैवी होता है क्या? यस सर। हाँ इनिशियल सर। से हैवी हो जाता है। मतलब इस केस में कौन ग्रेटर होगा, एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स? क्योंकि अपने पास दो टाइप के इफेक्टिव फोर्सेस हैं, एडहेसिव है और कोहेसिव है। तो क्या लगता है कौन सा ग्रेटर होगा, एडहेसिव या कोहेसिव? adhesive, एडहेसिव, ये कॉमन है। महालक्ष्मी, अभिषेक, वरुण, ये पहला यस पॉइंट सर। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? कि मतलब अगर Yes, sir. कोई भी लिक्विड पार्शियली वेट करता है तो वो क्या हो जाता है, जो सॉलिड है वो अपने इनिशियल स्टेज से थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एडहेसिव ग्रेटर हो रहा है कोहेसिव से। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हम लोग? याद रखना, पॉइंट वर्स करेंगे हम लोग इसे। सबसे पहला पॉइंट है रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। आई रिपीट, resultant adhesive force between the solid and liquid is stronger than the resultant cohesive force between the liquid molecules. पहला पॉइंट है ये यहाँ पे, that resultant adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the resultant force which is lies inside the solid. मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया था कि अगर सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है तो जो एडहेसिव फोर्स होगा वो सॉलिड में बनेगा। यस और नो? देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे एपी दिख रहा है ना पॉइंट। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में यही लिखना है, दैट रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the resultant force which is lies inside the solid. पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. मतलब रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स से। ओके, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे बना हुआ है, सॉलिड के अंदर बना है। यही है पहला पॉइंट। अभिषेक, वरुण, विराम, क्लियर यस हुआ सर। क्या आप लोगों को? क्लियर हुआ? ये पहला पॉइंट क्लियर यस हुआ? सर। यस। सिंपली याद रखना, एडहेसिव फोर्स किससे ग्रेटर है, कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स किससे ग्रेटर था, कोहेसिव फोर्स से। अब गाइस याद रखना, सारे केसेस को जरा ध्यान से सुनना। इन तीनों केसेस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दो कॉलम बनाने बोलूंगा। उस दो कॉलम में पूरा का पूरा जो सरफेस टेंशन का पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। जब भी उस कॉलम्स को आप लोग देखोगे आपको पूरा का पूरा सरफेस टेंशन याद आ जाएगा। तो अभी केसेस जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले पॉइंट में रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। डोंट फॉरगेट टू राइट एवरीवेयर बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि एडहेसिव फोर्स किसके बीच का है। सो रिजल्टेंट adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the resultant force which is lies inside the solid. ये पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में जब मैं आप लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी सॉलिड मटेरियल लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देता है। यस और नो? yes sir, Yes. तो यहाँ पर क्या लिखना है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट टेंजेंट AT दिखाई दे रहा है ना, टेंजेंट AT दिख रहा है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। सेकंड पॉइंट है ये, जो बेसिक पॉइंट है कि जब भी कोई भी पार्टिकल सरफेस पे गिरता है तो वो हमेशा टेंजेंटली सरफेस से होता है।
इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस Yes, सर। sir. मोहम्मद, महालक्ष्मी, सेकंड पॉइंट क्लियर है? सर आप वहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर डाल दो। अब थर्ड केस कहाँ पे? सर वो परपेंडिकुलर जहाँ पर बन रहा है। लिसन, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है, सरफेस से होता है, ये ऐसा होता है। तो जब कांटेक्ट चेंज होते हैं ना, तो ये चेंज होते रहता है, इस तरीके से हो गया यहाँ पे। मतलब ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा ऐसा पॉइंट था। सपोज ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ए टी इस तरीके से हो गया है, तो ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, ये ऐसा हो गया है। और ये एंगल ऑफ अकॉर्डिंग चलते रहेंगे मोहम्मद, यस सर, समझा सर। ये अपने एंगल ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से रोटेट होते रहते हैं, ये बात याद रखना। तो हर जगह ये ऐसे ही नहीं दिखने वाला, अभी और भी चेंजेस होगा यहाँ पे, ठीक है? यस सर। तो ये सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में लिखना है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट AT which is perpendicular to that resultant force। अब सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट हो, सो दैट दे सकते हो therefore liquid that liquid surface creeps the molecules in a upward direction। I repeat, so that the liquid surface creeps the molecules in a upward direction। यहाँ पर ये जो लिक्विड सरफेस है, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, क्योंकि अब लिक्विड के कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूरी लिक्विड थी वो सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी हुई है। सो दैट द लिक्विड सरफेस क्रीप्स द मॉलिक्यूल्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट वी हैव द कॉनकेव अपवर्ड विद द अक्यूट एंगल। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, याद रखना जरा। So that the liquid surface grips the molecules in an upward direction, so that here we are having a concave upward with the acute angle। Is that clear all? No, sir. यहाँ पर जो लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल देखो मैंने सरफेस से थोड़ा ऊपर बनाया है इसको, so that the liquid surface creeps the molecule in an upward direction and here we are having a concave upward with the acute angle। सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई भी लिक्विड पार्शियली वेट करेगा सॉलिड से, तो वहां पे दो चीजें होंगी। सबसे पहला, दो नहीं सॉरी तीन चीजें होंगी, आप लोग उनको सब पॉइंट दे सकते हो। सबसे पहला, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स से। दूसरा, यहाँ पे कॉनकेव शेप बनेगा, जो इसका मेनिस्कस का शेप होगा वो कॉनकेव होगा, और जब भी कॉनकेव शेप होता है तो उसका एंगल एक्यूट होता है। ये तीन पॉइंट स्पेसिफिकली याद कर लेना, आगे जब हम लोग कॉलम बनाएंगे तो वहां पे लिखना है आपको। तो अभी पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये सारे पहला केस क्लियर हुआ सबको? तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। सर अभी कुछ लिखना नहीं है ना? कुछ भी नहीं लिखना है, थ्योरेटिकल है, समझना है खाली। क्लियर हुआ? पहला केस क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। सर वो लिक्विड ऊपर क्यों जाता है, और एक बार रीजन बताए थे ना? रीजन ये है कि जब भी कोई भी लिक्विड है, अगर वो पार्शियली वेट कर रहा है या फिर कंप्लीटली वेट कर रहा है, जब भी वो सॉलिड के कांटेक्ट में आए तो पार्शियली वेट कर रहा है, तो जो पूरा का पूरा लिक्विड था तो वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया? सॉलिड में एब्जॉर्ब हो गया। क्या वो लिक्विड में जरा भी रिमेन रहा है क्या? सर पार्शियली मतलब ऑब्जर्व होगा। पार्शियली मतलब जितना एब्जॉर्ब हो सकता था उतना एब्जॉर्ब हो चुका है। तो लिक्विड में जो उसका कांटेक्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? सॉलिड के साथ जो कांटेक्ट था वो पूरा का पूरा सॉलिड में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अगर वो पार्शियली हो पूरा हो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के साथ अगर लिक्विड वाला जितना पार्ट था वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के ऊपर बात होती है कि अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो चुका है तो याद रखना ये लिक्विड के साथ अपना कांटेक्ट नहीं बनाएगा। और याद रखना ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको मेजर करते हैं। याद रखना इस बात को, एक्चुअल में ये लिक्विड से बाहर नहीं दिखाई देगा।
ये लिक्विड से बाहर नहीं दिखाई देगा। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स किस टाइप का शेप बनता है, ये सिंपल है कि अगर एक बकेट में हम लोग पानी भर दें, उस बकेट में जब आप लोग कोई भी पार्टिकल डालते हो तो वो जो बकेट का सरफेस है वो इस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से बेंड हो जाता है, तो इसे कॉनकेव शेप कहते हैं। और जब भी कॉनकेव शेप होगा इसका एंगल एक्यूट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि ये सरफेस से ऊपर क्यों दिखाया हुआ है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्स है ग्रेटर है कोहेसिव फोर्स से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि सॉलिड ने जो भी वहां पे एब्जॉर्बिंग वाली कैपेसिटी थी, जो भी एब्जॉर्बिंग लिक्विड थे वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर चुके हैं। मतलब वो जो लिक्विड है, लिक्विड के साथ कांटेक्ट के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे महालक्ष्मी एक सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, मर्क्यूरी का हम लोगों ने क्या किया, सॉरी केरोसिन का हम लोगों ने एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया है, पूरा पूरा सर एब्जॉर्ब आपकी यहाँ पे वॉइस हो क्लियर चुका है नहीं है। सॉल्व में। सर आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस हेलो, ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज सबको? अभी हाँ आ रही है? सर, हाँ सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया हुआ है सॉलिड के साथ कांटेक्ट दिखाने के लिए। तो जैसे ही हम लोगों ने केरोसिन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया कहाँ पे, सॉलिड में। दैट डजंट मैटर कि वो सॉलिड को पार्शियली वेट कर रहा है या कंप्लीटली वेट कर रहा है, ये पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है वहां पे। तो अब लिक्विड के साथ कुछ बचा ही नहीं है कांटेक्ट के लिए। याद रखना ये एब्जॉर्बिंग की वजह से ही एडहेसिव फोर्स ग्रेटर हो चुका है कोहेसिव फोर्स से। और जब भी ये कॉनकेव शेप बनाएगा, याद रखना जब भी केरोसिन की बात होगी तो समझ जाना ये पार्शियली वेट करेगा, पार्शियली वेट होगा तो एडहेसिव ग्रेटर होगा कोहेसिव से। और जब भी एडहेसिव ग्रेटर होगा तो शेप कॉनकेव होगा, शेप कॉनकेव है तो एंगल एक्यूट होगा। इज दैट क्लियर? Yes, क्लियर ऑल? sir. अभी काम करो आप लोग, एक कहीं साइड में एक पूरे पेज पे 2 कॉलम बना लो। पहले कॉलम का नाम लिख लो लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, और दूसरे कॉलम में नाम लिख लो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। दो ऐसे कॉलम बना लो, यहां पर लिख लो केस 1 लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, यहाँ पे केस 2 मतलब लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। डन। अब यहाँ पर ना सिंपली अपने याद रखने के लिए, पूरा स्टेटमेंट याद रखने के लिए, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है कोहेसिव फोर्स। इसका शेप कैसा है, कॉनकेव, तो यहाँ पे कॉनकेव लिख लो। ठीक है, कॉनकेव। इसका शेप, एंगल कैसे जनरेट होगा यहाँ पे, अक्यूट, अक्यूट लिख लो। और याद रखना गाइस ये जो कॉलम वाला पेज है ये आगे और भी एक्सटेंड होगा, तो इस पेज पे और कुछ भी नहीं लिखोगे आप लोग। जब भी मैं आपको कॉलम में पॉइंट ऐड करने बोलूंगा तो आप लोग ऐड करते हुए चले जाओगे। अभी यहाँ पे पहले कॉलम में 3 पॉइंट ऐड हो चुके हैं, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो इसको। डन, लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. याद रहेगा अभी महालक्ष्मी? क्या Sir, पॉइंट देखे? हाँ, महालक्ष्मी क्या सर? ये पॉइंट देख के क्या इसका स्टेटमेंट अभी बोल सकते हो आप? Yes. Yes. बोलिए पहला पॉइंट क्या होगा? Sir, resultant adhesive force between
solid and liquid is greater than the resultant cohesive force between the liquid molecules. Right. So that the resultant force which is lies inside the solid. ये पहला पॉइंट. Yes. दूसरे पॉइंट में लिखना है इन इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट AT is perpendicular to resultant force. At equilibrium state, the tangent AT is perpendicular to resultant force. Third point में, so that the liquid surface creeps the molecules in an upward direction, so that here we having a concave upward with the angle. Is that clear? ये कॉलम बनाया है सब लोगों ने, और याद रखना गाइस, अगर ये कॉलम नहीं बनाओगे ना बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोगों को. ये कॉलम में ही ये जितने भी चीजें मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं. नीट में भी, जेडब्ल्यू में भी, सीईटी में भी, और बोर्ड में 1 मार्क में आ सकता है. तो याद रखने कॉलम्स. सेकंड पॉइंट बताओ ना. अब गाइस केस टू सॉरी सेकंड पॉइंट केस 1. सर केस 1 का डायग्राम नहीं बनाया. नहीं बनाया आप लोगों ने? आपने बोला सर वो जनरल डायग्राम फर्स्ट जो बताए थे वो बना लिए. ये तो एक केस 1 का सेकंड दूसरा है. लिसन, मैं केस 1 अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग केस 2 भी देख लो, फिर केस 1 केस 2 दोनों का डायग्राम एक साथ बना लेना. केस 1 के लिए डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो और केस 2 का हेडिंग लिखो. इन केस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड. एक साथ डायग्राम बना लेना, दोनों ही डायग्राम एक साथ समझ में आ जाएंगे. सर केस 1 का सेकंड पॉइंट बताओ ना एक बार. मैं बता दूंगा, पहले भी जो बोल रहा हूँ वो लिखो, समझ में आ जाएगा. इन केस ऑफ द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड. मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा, डोंट वरी. पहले केस 2 लिखो. इन केस ऑफ द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड. लिखे सब लोगों ने? यस सर. जब तक मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तब तक आप लोग केस 1 का डायग्राम बना सकते हैं.
ओके ओके, सुनो अभी सब लोग। गैस मैंने यहाँ पे साइड में लिक्विड नहीं लिखा है, बट मैंने ब्लू इंक से पूरा लिक्विड बना दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, लिक्विड वाले कॉलम में मैंने लिक्विड नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना कहीं साइड में। अब गैस केस 2 क्या था, जरा बताओगे पहले मुझे आप लोग? In case which liquid does not wet the solid. ओके, लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। लिक्विड का नाम, लिक्विड का नाम क्या था? मर्क्यूरी। अब गाइस यहाँ पर जब हमारा लिक्विड सॉलिड को वेट कर ही नहीं रहा है, तो लिक्विड का पूरा कांटेक्ट किसके साथ में है महालक्ष्मी? लिक्विड के साथ। लिक्विड के साथ में। तो यहाँ पे हैवी कौन होगा? कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स? तो यहाँ पे ग्रेटर कौन होगा? कोहेसिव फोर्स। किससे ग्रेटर होगा? एडहेसिव फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे बनेगा? लिक्विड में। लिक्विड में। तो पहला पॉइंट समझ में आया सबको? पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर। पहले पॉइंट में क्या होगा? यहाँ पे दैट रिजल्टेंट adhesive force between the solid and liquid is less than the resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the resultant force which is lies inside the liquid. ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट किसको जानना था? नाम बताओ भाई आप। सेकंड पॉइंट कुछ देर पहले कोई पूछ रहा था। Come on, speak your name. Sorry. अंकुश। सेकंड पॉइंट यहाँ पर भी है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट दैट टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। इज दैट क्लियर अंकुश? यस सर, यस। मतलब दोनों का ही सेकंड पॉइंट सेम है, फर्स्ट पॉइंट भी लगभग सेम ही है ना। फर्स्ट पॉइंट भी लगभग दोनों का सेम ही है। तो पर भी सेकंड पॉइंट सेम है। इन इक्विलिब्रियम इट इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। थर्ड केस में, थर्ड पॉइंट में आप लोग लिख दोगे सो दैट द लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स। याद रख, पहले कॉनकेव था, अब यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स अपवर्ड विद द ऑब्ट्यूज एंगल। व्हेनेवर वी हैविंग अ कॉन्वेक्स शेप, at that time we having a obtuse angle. Remember it. Same तीनों पॉइंट है यहाँ पे। In that case, that resultant cohesive force is greater than the resultant adhesive force, so that the resultant force which is lies inside the liquid. Second, at equilibrium state, that tangent AT is perpendicular to resultant force. Third, direction, and here we having a convex upward with the obtuse angle. Same point है guys। वो जो आप लोगों ने सेकंड कॉलम बनाया हुआ है, सेकंड कॉलम में सबसे पहला पॉइंट लिख लो, कोहेसिव ग्रेटर देन एडहेसिव। कोहेसिव ग्रेटर देन एडहेसिव। सर यहाँ लिक्विड क्रिप्स डाउनवर्ड है। हाँ, लिक्विड क्रिप्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब लिक्विड का कांटेक्ट है ना, तो लिक्विड का कांटेक्ट शो करेंगे हम, क्योंकि अब इसके साथ सॉलिड के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। महालक्ष्मी इतना याद रखो, जब भी लिक्विड सॉलिड लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, तो हम लोग लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस से ऊपर बनाएंगे। समझ में आ रहा है महालक्ष्मी? यस सर। जब भी सॉलिड लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हम लोग कहाँ पे उसका दिखाएंगे? लिक्विड में। समझ में आया? अब वो कॉलम में सबसे पहले लिखो FC ग्रेटर देन FA। FC ग्रेटर देन FA। FC ग्रेटर देन FA लिखा। उसके नेक्स्ट में लिखो कॉन्वेक्स। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉन्वेक्स। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। और जब भी शेप कॉन्वेक्स होता है तो एंगल ऑब्ट्यूज होता है। जब भी, समझे?
समझे? ये पूरा पॉइंट समझ में आया अंकुश? यस सर, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तीनों पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कॉलम बनाया ना आप लोगों ने? Yes, sir. यस ओके, अब एक काम करो, डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो दोनों। If you're done, then let me know everyone. और याद रखना, कॉलम बना के रखना, दोनों कॉलम में 3-3 पॉइंट हो चुके हैं। जब भी मैं वहां पे पॉइंट ऐड करने बोलूंगा तो आप 4th पॉइंट ऐड करोगे। इज दैट क्लियर मोहम्मद? Yes. Yes, ओके, sir. डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो फटाफट। डन? Yes, sir. डन ऑल? अंकुश, अभिषेक, अंकुश, अभिषेक, यस सर। यस सर, डन। डन? अब थर्ड केस का नाम लिखो। थर्ड केस क्या था? थर्ड केस क्या था? Liquid completely. Liquid completely with the solid. लिख लो। Solid. Liquid completely wets the solid. एक सेकेंड गाइस, मेरा ये जो स्लाइड है थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया है। डायग्राम बना लो, केस 3 डायग्राम बना लो सब लोग।
सर इसमें 80 कहाँ है सर? 80 नहीं है यहाँ पे, मैं बताऊंगा पहले लिख डायग्राम बना। जीरो जीरो का आगे क्या लिखा है सर? जीरो के आगे एंड जीरो लिखा जीरो है ही ये है, क्या? एंगल जीरो बस, और क्या, एंगल जीरो है बस, उसके नीचे सॉलिड लिखा हुआ है। सॉलिड लिक्विड एयर, डन सर। डन। लिखा सब लोगों ने, डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी यस सर। चलो आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, ये केस है हमारा, ब्रैकेट में लिख लो प्योर वाटर। तो यहाँ पे जो सॉलिड है लिक्विड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है, तो जो लिक्विड हम लोगों ने लिया था उसका कांटेक्ट लिक्विड के साथ है ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इसको मैंने ऊपर बनाया है। क्या आपको ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ओके। अब गाइस इसका पॉइंट जो है बाकी दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, तो केस के बाद आप लोग पॉइंट लिखोगे द रिजल्टेंट एडिहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड which is become a more stronger than the resultant cohesive force between the liquid molecules. I repeat everyone, that resultant adhesive force between the solid and liquid which is become a more stronger than the cohesive force between the liquid molecules, so that resultant cohesive force get neglected. देखो मैंने यहाँ पे cohesive force नहीं बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैंने cohesive force नहीं बनाया है। Therefore, the resultant force is lies along the adhesive force as shown in the figure. ये आपका पहला पॉइंट होगा। I repeat first point, that resultant adhesive force between the solid and liquid which is become more stronger than the resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the cohesive force get neglected. Therefore, the resultant force which is lies along the adhesive force as shown in the liquid state, the free surface of water is always perpendicular to resultant force acting on molecule A. सेकेंड पॉइंट सब लोगों ने सुना? नहीं सर। सेकेंड पॉइंट वापस बोल रहा हूँ, इन इक्विलिब्रियम स्टेट द फ्री surface of water is always perpendicular resultant force acting on molecule A. मतलब जैसा आप लोगों ने प्रीवियसली लिखा हुआ था, जो दो पॉइंट आपके प्रीवियसली थे वही दो पॉइंट है, जो दो पॉइंट आपके प्रीवियसली थे। दोनों केसेस में जो आप लोगों ने सेकंड पॉइंट लिखा था सेम सेकंड पॉइंट यहाँ पर भी होगा। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स दिख रहा है ना यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स सेक्शन में एफ ए के सरफेस से कैसा दिख रहा है? एफ ए परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? यस सर। यस और नो? तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। So that the liquid surface creeps the molecules in an upward direction and the angle of contact should be a zero. यहाँ पे angle of contact zero होगा। That angle of contact should be a zero. Remember it, when the liquid completely wets the solid, at that time that angle should be a zero. Angle of contact यहाँ पे zero हो जाएगा। समझ में आया? थर्ड केस समझ में आया आप लोगों को?
Yes, sir. याद रखना गाइस, जो मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड पॉइंट मैंने बोला था, वो पॉइंट इन्हीं टर्म्स को रिप्लेस मतलब एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे जैसे आपके पास लिक्विड के टाइप आएंगे वैसे वैसे तो वहां पे अक्यूट एंगल होगा, मतलब शेप कॉन्केव होगा, जहां पर नहीं करता है वहां पे ऑब्ट्यूज होगा। ये बात जरा याद रखना कि जब भी कोई भी लिक्विड सॉलिड को वेट करता ही नहीं है तो उस टाइम पे एंगल ऑफ कांटेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जब वेट करता है तो उस जगह पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, और जब कंप्लीटली वेट करेगा तो वहां पर जीरो हो जाएगा। याद रखना, जैसे ये वेट करना शुरू करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही कंप्लीटली वेट करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. समझ में आया तीनों केसेस? एक बार सारे वापस रफली एक्सप्लेन कर दूं कि आगे बढ़ जाए? देखो, सबसे पहले यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे हुआ, मतलब कि जो इफेक्टिव टाइप के फोर्सेस थे वो कैसे जनरेट हुए थे। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। सबसे पहला, we need to consider the liquid molecule A, that molecule which is kept on the surface of a liquid, and that liquid which is having a contact with the solid. So that liquid molecule A which is making a partially contact between the solid, liquid and air. Now second point में लिखोगे, so that liquid molecule which is resolved the four type of forces. First, that net adhesive force exert inside the solid. Second, net cohesive force which is exert inside the liquid. Third, net adhesive force between the liquid and air, but that air influences is very small, that's why it get neglected. Fourth में लिखोगे that gravitational force which is also neglected just because that molecule A is very small, so gravitational force भी small होगा, that's why the gravitational force which is also get neglected. So that molecule which is remain the two types of effective force only, that adhesive force between the solid and liquid and cohesive force between the liquid molecules. ये अपना सबसे पहला स्टैंडर्ड टर्म था। अब इसको तीन केसेस में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस था when the liquid partially wet the solid, is the resultant adhesive force which is resultant adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force between the liquid molecule, so that the resultant force which is lies inside the solid. सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिखोगे इन इक्विलिब्रियम स्टेट दैट टेंजेंट AT is perpendicular to resultant force. थर्ड केस में थर्ड पॉइंट में लिखोगे so that the liquid surface grips the molecules in a upward direction, and here we are having a concave upward with the acute angle. ये आपका पहला केस। सेकेंड केस में लिखोगे in that case that liquid which does not wet the solid, in example mercury, so in that case that resultant adhesive force between the solid and liquid which is less than the resultant force of cohesive between the liquid molecules. second point में sorry, first point को आप लोग और कंटिन्यू करोगे that force which is lies inside the liquid. second point में आप लोग लिखोगे at equilibrium state again that tangent AT is perpendicular to resultant force. third point में लिखोगे so that the liquid surface grips the molecules in a downward direction and we are having a convex upward with the obtuse angle. third case में लिखोगे in that case that liquid completely wets the solid so that the resultant adhesive force between the solid and resultant cohesive force between the liquid molecules, so that the cohesive force which is get neglected and that resultant force which is less than the adhesive force. अब लिखोगे same at equilibrium state that resultant या फिर that equilibrium state that AT is perpendicular to that liquid surface, so that the liquid surface the level of contact should be a 0. ये है आपके पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और आई होप आप लोगों ने वो जो दो कॉलम बना के रखा है, जब भी उनके स्मॉल पॉइंट्स देखोगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट स्टेटमेंट का याद आ जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल? पॉइंट समझे? Yes. आगे बढ़ जाएं। और वैसे भी आप लोगों के पास नोट्स होगा, एक बार नोट से भी रीड कर लेना, बट स्टिल मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप लोग इसे समझ के लिखो।
Sir, हाँ sir, हाँ मालूम। characterize point, third point आपने बताया कि depends on the medium Depends up- which exists above the liquid surface. महालक्ष्मी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। इट डिपेंड अपॉन द मीडियम विच एग्जिस्ट अबव फ्री लिक्विड सरफेस। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रहा है, जो एटी परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट फोर्स से, तो वो फ्री सरफेस पे ही होता है। तो जो भी पार्टिकल है वो फ्री सरफेस पे ही परपेंडिकुलर बनाएगा ना महालक्ष्मी। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने थ्रो किया है वो फ्री सरफेस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा ना। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो फ्री सरफेस पे ही बनेगा ना। Yes, sir. उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो मीडियम है वो फ्री सरफेस पे ही डिपेंड होता है। Okay, sir. केसेस में कोई डाउट? केसेस में कोई डाउट है क्या? No, sir, no doubt. अब गाइस याद रखना, ये जो कॉलम है, कॉलम में और भी पॉइंट्स ऐड करने वाला हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो जो कॉलम है उससे जब भी आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा टर्म आपको रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द शेप ऑफ इम्प्योर वाटर, द शेप ऑफ impure water meniscus the shape of impure water meniscus is concave. The shape of impure water meniscus is concave, whereas the shape of mercury meniscus is convex. Repeat करो ना, repeat करो। The shape of impure water meniscus is concave, whereas the shape of mercury meniscus is convex. Shape of mercury meniscus is convex. Explain. लिखे, क्वेश्चन लिखा। लिखा सर। ओके, अब गाइस सपोज हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन दिए हैं, एक प्योर वाटर दिया हुआ है, एक मर्क्यूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग डायग्राम देख लेते हैं प्योर वाटर के लिए। अब जैसे ही सपोज ये ग्लास प्लेट लिया है हम लोगों ने, अब इस ग्लास प्लेट में दो पॉइंट आप बना देते हैं। यहाँ पे T1 बना देता हूँ, यहाँ पे T2 बना देता हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि T1 T2 एग्जैक्टली क्या है। अब जैसे ही गाइस उस वाटर को, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल वी हैविंग वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ प्योर वाटर आइदर द इम्प्योर वाटर, जैसे ही ये ग्लास प्लेट पे पड़ेगा तो यहाँ पर वो जो वाटर है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो हम लोग उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि स्प्रेड हो गया है यहाँ पे ये वाटर। अब जैसे वाटर स्प्रेड होगा गाइस, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे छोटा सा ही क्रिएट होगा, जिसे एक्यूट एंगल कह सकते हैं। अब जैसे ही ग्लास प्लेट, याद रखना हम लोगों ने जो ग्लास प्लेट लिया है, जो ब्लैक मैंने बनाया हुआ है, ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर तीन टाइप के इंटरफेसेस क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड लिक्विड, दूसरा है सॉलिड। याद रखना तीन टाइप के इंटरफेसेस क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, सॉलिड एयर। तो एक सरफेस टेंशन पहले यहाँ पे और क्रिएट कर देता हूँ मैं, दैट इज आवर T3। T3 अब गाइस ये T3 जो है ये तीन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, T3 sin थीटा एंड T3 cos थीटा। So here we having a T3 cos theta.
याद रखना हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्योर वाटर लिया है। इम्प्योर वाटर का मतलब है मेरा केरोसिन से, जो किसी भी सॉल्व पार्शियली वेट करता है। वो वेट पिगमेंट आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि एडिसिव से जो शेप है वो कॉनकेव होगा, एंगल एक्यूट होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। सर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा ना? हाँ सर। सर डायग्राम मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, पहले डायग्राम बना लो। आप ये डायग्राम बना लो और इसको फिगर ए दे देना। डायग्राम बना लो, एक एक पॉइंट चलते हैं ताकि आपका पॉइंट क्लियर रहे। डन? डायग्राम बनाया सबने? Yes, यस sir. सर। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप एट इक्विलिब्रियम। सर डायग्राम नहीं बनाया हुआ था। पहले पॉइंट लिख लो, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना। एक सेकेंड। पहला पॉइंट लिख लो, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट। लिखे पहला पॉइंट? Yes, sir. कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट का मतलब है सॉलिड, कीप इट इन अ ब्रैकेट। ग्लास प्लेट का मतलब है सॉलिड। लिखे? सर ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड। ग्लास प्लेट यहाँ पे सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, 3 इंटरफेसेस आर फॉर्म। जैसे ही वाटर ड्रॉप ग्लास प्लेट पे हम लोग डालते हैं तो कितने इंटरफेसेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद? मोहम्मद, अंकुश? 3, जैसे sir. ही 3 कौन कौन से? कौन कौन से? पहला लिख लो सॉलिड लिक्विड। Solid liquid, solid air, liquid air. वेरी नाइस। 3 interfaces are formed. First solid liquid, second solid air, third liquid air. लिखे? स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, T1 is equal to surface tension for the solid liquid interface. T2 surface tension between the either the surface tension for the solid air interface. T3 surface tension for the liquid air interface, and theta angle of contact between the solid and liquid. और याद रखना गाइस, अगर नहीं लिखोगे ना तो आप लोग नोट्स और टेक्स्ट बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखना, जो लोग भी नहीं लिख रहे हैं। T1 क्या है सर, बताओ ना आपस। देखो T1 में क्या है, T1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये मेरा T1, ठीक है। अब ये जो T1 है, यहाँ पे T1 में सॉलिड है और ऊपर क्या लिक्विड है, तो T1 क्या होगा, सरफेस टेंशन फॉर द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। T1 is equal to surface tension for the solid liquid interface। लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. T2 क्या है?
surface tension for the solid air interface. solid air. Very nice. T2 surface tension for the solid air interface. ठीक है. T3 क्या है? Surface tension for the liquid air interface. Liquid and air interface. और थीटा लिख लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड. एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड. लिखा सब लोगों ने? वरुण, अभिषेक, लिखा सर. यहाँ तक क्लियर है? महालक्ष्मी, हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो T3 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. T3 कैन बी रिजॉल्व इनटू T3 can be resolved into two components. Student. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? T3 T3 cost. Liquid air. से लिखो T3 cos theta, T3 cos theta along horizontal और sin theta along vertical. T3 sin theta along vertical और T3 cos theta along horizontal. लिखे? Yes sir. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर को स्प्रेड होने के लिए कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे जो T3 cos थीटा है वो इफेक्टिव है वाटर को स्प्रेड होने के लिए और एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरेट करने के लिए. वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे. इज दैट क्लियर? यस सर. तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे निग्लेक्ट हो जाएगा. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट T3, अब लिखना नहीं, T3 cos थीटा T3 cos थीटा के ही डायरेक्शन में है प्लस T1 इज इक्वल टू T2. T2 इक्वल की दूसरे साइड लेके जाएंगे T cos थीटा is equal to T2 minus 1. If you find out the cos angle from there, so cos theta which is equal to T2 minus T1 upon T3. ये समझा सबको? Yes sir. ये समझे? तो लिखो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम. द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम. Therefore, the horizontal component must balance each other. Must balance each other. Must balance each other. So drop is in equilibrium से repeat करो ना एक बार. Sorry sir. The drop is in equilibrium. Therefore, the horizontal component. महालक्ष्मी आवाज आ रही है? हाँ. Therefore, the horizontal components must balance each other. Must balance each other. Done sir. Must balance each other. लिख लो ये इक्वेशन जो दिया है वो लिख लो.
ये जो इक्वेशन दिया है वो लिख लो। लिखे इक्वेशन लिखे? हाँ सर। यस सर, डन। सब लोगों ने लिखा इक्वेशन? यस सर। रब कर दूं इक्वेशन? रब कर दूं? यस सर। ओके। अब गाइस यहाँ पर तो ये तो पूरा इम्प्योर वाटर के लिए था ये डायग्राम। अब अगर हम लोग डायग्राम मर्क्यूरी का देखें तो सेम हम लोग क्या करेंगे, ग्लास प्लेट ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी सेम टेंशन T1 और T2। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। और याद रखना कभी भी मर्क्यूरी ड्रॉप हम लोग जब भी डालते हैं ग्लास प्लेट में तो स्प्रेड नहीं होता। याद रखना इस पॉइंट को। ये T3 और इसका जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, दैट शुड बी ए थीटा। तो यहाँ पे सॉलिड और ये हमारा लिक्विड है, और ये हमारा एयर है। तो लिक्विड मेटल है ना? हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ये सेकंड डायग्राम बना लो एंड गिव इट फिगर बी। डन। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में ही दिख रहा है कि जो स्प्रेड हो गया उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो गया है, और जो स्प्रेड नहीं हुआ उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो याद रखना जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है उसका शेप क्या होगा, कॉनकेव, और जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा दिखता है उसका शेप क्या होगा, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों ने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, उसी इक्वेशन के बेस पे यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड करने हैं जो आपको इम्प्योर वाटर और मर्क्यूरी को बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहला वापस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर, इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर, in case of impure water, in case of impure water, T2 greater than T1। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने T2 greater than T1, मतलब impure water में जो T2 है वो ग्रेटर है T1 से। T2 greater than T1 लिखे? यस सर। अब गाइस कंटिन्यू करना है, so that cos theta is positive in case of impure water T2 is greater than T1, so that cos theta is positive, hence angle of contact is acute, thus shape of meniscus is concave. I repeat, in case of impure water T2 greater than T1, cos theta is positive, hence angle of contact is acute, thus shape of meniscus is concave, thus shape of meniscus is concave. Sorry, impure water. Yes,
impure water में. I repeat the sentence, T2 greater than T1 so that cos theta is positive. याद रखना अगर T2 greater है T1 से तो cos theta positive होगा. इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो. Hence angle of contact is acute. Thus shape of meniscus is concave. Thus shape of meniscus is concave. लिखे? Yes, sir. ये पहला पॉइंट लिखा सब लोगों ने. याद रखना ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस डेरिवेशन में तो कंटिन्यू होगा, मतलब ये पूरा जितना पॉइंट दिया है मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. बट एमसीक्यूज में 1 मार्क में, नीट में, जेडब्ल्यू सीईटी में ये टाइप के एमसीक्यूज ट्विस्ट किए जाते हैं, तो याद रखना पड़ेगा. लिखे सब लोगों ने? पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन केस ऑफ मर्क्यूरी T2 लेस देन T1. इन केस ऑफ मर्क्यूरी T2 लेस देन T1. In case of mercury, T2 less than T1. लिखे? हाँ, sir. Mohammad, if T2 less than T1, then the cos theta is what? Positive or negative? Negative. So write down so that the cos theta is negative. So that cos theta is negative. So that cos theta is negative. इसके आगे का पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन करोगे मुझे, क्या होगा इसके आगे का पॉइंट? Hence angle of contact is obtuse, thus shape of meniscus is convex. Very nice. लिख सकते हो सब लोग? अभिषेक, अभिषेक नहीं समझा तो बच्चा पूछ लो. अभिषेक यस सर. समझा? पॉइंट समझ रहे सर. यस सर. ओके, तो क्या होगा इसके बाद का पॉइंट, क्या लिखोगे? If T2 less than T1, then अंकुश, फैज, देविका, दीपक. यस सर. स्पीक अप एवरीवन. समझा या नहीं है पॉइंट? अगर T2 लेस होगा T1 से तो cos थीटा नेगेटिव होगा. cos थीटा नेगेटिव है मतलब यहाँ पर जो शेप है वो क्या होगा? कॉन्वेक्स. अगर शेप कॉन्वेक्स है तो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज. यस और नो? Yes, sir. ये डेरिवेशन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अब गाइस, सर डाउट. हाँ इन केस ऑफ impure water की pure water सर? अंकुश, Yes, अपना sir. क्वेश्चन क्लियर करो पहले. सर फर्स्ट पॉइंट प्योर वाटर का लिखने का क्या सर, impure water लिखने का? पहला जो पॉइंट दिया था वो इम्प्योर वाटर का था ना. यहाँ पे क्वेश्चन में इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो है ही नहीं. ओके सर. और दूसरा पॉइंट किसके लिए लिखा अंकुश? मर्क्यूरी के लिए. मर्क्यूरी के लिए. वेरी गुड. तो इम्प्योर वाटर मतलब क्या हो गया? केरोसिन हो गया ना. केरोसिन इम्प्योर वाटर है, वो कंप्लीटली वेट नहीं कर रहा है सॉलिड को, पार्शियली वेट कर रहा है. समझे अंकुश? यस सर. यस. ओके, सर डायग्राम बाकी है सर. डायग्राम बाकी है, बना लो. और गाइज याद रखना, ये अभी ये जो वीडियो है, अगर ये आप लोगों को ये डाउनलोड हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप लोग अगर किसी भी केस में कभी भी कंफ्यूज होना, तो ये अभी यूट्यूब पे अगर डालेंगे तो जब भी आप लोग कंफ्यूज होगे तो ये केसेस के स्टेटमेंट वापस सुन लेना, मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट बोले हैं. और इनकेस अगर आपको मेरे बोले हुए स्टेटमेंट चाहिए होंगे तो उसे सुन के लिख भी लेना.
Okay, sir. ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, आपको ये भी पता रहे कि किस तरीके से समझ के लिखना है। इसे याद रखना, समझ के लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हुआ, लिख के हुआ? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ मुझे, मोहम्मद, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ऑब्ट्यूज एंगल बोल रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल एग्जैक्टली कितना फिगर होना चाहिए उसका? सर मोर मतलब देन 90 90 डिग्रीज। 90, याद रखना 90 से स्टार्ट हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 एंड 180 होगा तो समझ जाना ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और 90 से कम है मतलब ये सारे कितने हैं? अक्यूट है। याद रहेगा? यस सर। ओके ओके। अब आप लोगों ने 2 कॉलम बनाया था, ये डायग्राम रब कर दूं मैं, चलेगा? हाँ sir. सब लोगों ने ड्रॉ किया? अंकुश ड्रॉ यस हुआ? सर, ड्रॉ हो गया। आज वरुण एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। वरुण हो या नहीं लेक्चर में? है क्या वो लेक्चर में? सर नहीं हो, वरुण? नहीं हो। अभिनव, अभिनव है या नहीं? ओके। अब गाइस यहाँ पे 2 कॉलम हम लोगों ने बना रखा था, याद है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, केस sir. 1, केस 2। तो कौन क्या लिखा था? केस 1 का हेडिंग क्या था? सर लिक्विड दैट पार्शियली वेट सॉलिड। और सेकंड का? लिक्विड दैट डज नॉट वेट सॉलिड। ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को 4th पॉइंट में लिखना है, if T2 greater than T1 then cos theta is positive. If T2 greater than T1 then cos theta is positive. लिखे? If T2 greater than T1 then cos theta is positive. Yes. लिखे? तो सेकंड कॉलम में क्या होगा? T2 less than T1, cos theta is negative. राइट। If T2 less than T1 then cos theta is negative. सर डन। डन। अच्छा अब ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हो, इनके कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को कि नीट जेडबल में किस तरीके से इनको ट्विस्ट कर सकते हैं लोग? किस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? हाँ मोहम्मद, ये जो जेडबल है, नीट है, थोड़ा थोड़ा सर। यहाँ पे डबल और ट्रिपल टाइप के कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जाता है। मतलब जो भी क्वेश्चन होता है वो 2 कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट होता है, सिंगल या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है? तो अभी यहाँ पर अगर आपको T2 ग्रेटर देन T1 अगर खाली इतना ही पूछ दिया और वहां पे आपको बोल दिया है कि एक्सप्लेन करो कि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है या कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है, समझ में आ रहा है? अगर T2 ग्रेटर है T1 से तो क्या लगता है वहां पे कौन ग्रेटर होगा, एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स? एडहेसिव फोर्स। समझ में आया कॉन्सेप्ट? किस तरीके से डबल फॉर्मेट चेंज करेंगे ये? यस तो वहां पे cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। कॉनकेव। और कॉनकेव होगा तो एंगल क्या होगा? अक्यूट। अक्यूट। समझ में आ रहा है किस तरीके से चलेगा ये? यस सर। Yes, sir.
और अगर कोहेसिव ग्रेटर है एडिहेसिव से, ठीक है, अगर कोहेसिव ग्रेटर है एडिहेसिव से तो cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ये किस केस से बिलोंग करता है? 2 Case 2. टू मतलब कौन सा? टू का नाम बताओ, liquid किसका नाम does बताओ? not wet the solid It does not wet the solid. Where the liquid does not wet the solid. कौन सा लिक्विड है वो? mercury मर्क्यूरी। तो कॉलम में ना एक एक पॉइंट और ऐड कर दो, पहले केस में लिख दो केरोसिन और दूसरे केस में लिख दो मर्क्यूरी, ताकि आपको ये भी क्लियर रहे। ये पॉइंट भी क्लियर रहे। लिखे सर। लिखे? yes समझ में आए? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सब? अब समझ में आ रहा है क्या लिंक है इनका? yes sir अब याद रखना, जब आगे के लेक्चर में आओगे तो आगे के जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स में भी इन कॉलम के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, याद रखना। आगे के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड होंगे और ये फ्लक्चुएशन और बढ़ेगा, और फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको इसको सही तरीके से याद करके रखना है। समझ में आया आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था? समझा सर। yes sir अब जिसको जो भी डाउट है, लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, वो आप लोग क्लियर कर सकते हो, बिकॉज अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो और एक्सटेंड हो जाएगा। सर डाउट। पूछिए। सर केस 2 का थर्ड पॉइंट बताओ, रिपीट करो ना। केस 2 का थर्ड पॉइंट, नाम नाम अंकुश। अंकुश। अंकुश, केस 1 का थर्ड पॉइंट क्या था अंकुश? Adhesive force is greater than cohesive force. नहीं नहीं नहीं, सॉरी अंकुश, थर्ड पॉइंट आपने पूछा ना अंकुश? थर्ड पॉइंट पूछे ना आपने? Yes sir, केस 2 का थर्ड पॉइंट। पहले मुझे केस 1 का थर्ड पॉइंट बताओ, केस 1 का थर्ड पॉइंट क्या था? The liquid surface which creeps the molecules in upward direction just because of concave acute angle. Just because नहीं, so that the liquid surface creeps the molecules upward direction so that we having a concave upward with the acute angle. ये था पॉइंट, yes or no? Yes sir. तो इसी के अकॉर्डिंग केस 2 में क्या लिखेंगे? वहां पे हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में दिखाई दे रहा था, तो कैसे लिखेंगे? अंकुश ट्राई करो जरा। Liquid surface which creeps the molecule up downward direction so that the convex obtuse angle. Sir. कॉन्केव अपवर्ड विद द ऑब्ट्यूज एंगल, यही है ना थर्ड पॉइंट? Yes sir. तो कहाँ कंफ्यूज हो गए? तो लिखा ही नहीं हो। नहीं लिखना नहीं है, देखो ये समझ के जितना रखोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल कितना लिखोगे? यहाँ पे बात लिखने की नहीं, यहाँ पे बात समझने की है, क्योंकि एक एक पॉइंट लिखाने बैठूंगा तब तो हो चुका फिर चैप्टर। Yes sir. ठीक है? Yes sir. विराम, विराम, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। अभिषेक शुक्ला, अभिषेक। यस सर। क्लियर है सारे पॉइंट अभिषेक? यस सर, जो डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। पक्का एक बार गो थ्रू सारा कर लेना, ठीक है? जी सर। हर्षदा, हर्षदा। सर सर प्योर वाटर अगर आएगा तो T2 इक्वल टू T1 है क्या सर? नहीं, प्योर वाटर के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट तो जीरो है ना, तो कोई कंडीशन ही नहीं जनरेट हो रहा है, कोई शेप ही नहीं बन रहा है। समझे महालक्ष्मी? यस सर। जब शेप बनता है तब तो हम लोग एंगल की बात करते हैं, कोई शेप ही नहीं बन रहा है तो क्या एंगल? यस सर। Okay. Okay guys, then we'll stop here. थैंक यू सर। Okay. संकेत जी, we'll stop here now. Yes, sir. Okay.
Thank you, sir.